सो गाइस, डिटरमिनेंट को डेफिनेशन को समझ लिया, डिटरमिनेंट की एक्सपेंशन को समझ लिया, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी को यूज करना भी हमने समझ लिया पहले लेक्चर्स में। ठीक है, आज हम लोग छोटी छोटी एप्लीकेशंस पर आते हैं डिटरमिनेंट की, मतलब डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके क्या क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते। तो आज हमारे पास पहला टॉपिक आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल का आप सिंपलेस्ट मेथड आप 10th क्लास में पढ़कर भी आए हैं, याद होगा शायद सबको। जब हमें 3 वर्टिसेस दिए जाते थे तो हम एक फॉर्मूला लिखते थे 1/2 x1 y2 minus y3 x2 y3 minus y1 x3 y1 minus y2। ये फॉर्मूला हम लोग 10th क्लास में पढ़े आए थे, पर यहाँ पर हमें डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है, सुनिएगा। सबसे पहले तीनों वर्टिसेस लिखिएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और आगे लगा दीजिए हाफ। और इस फॉर्मूले को खोलने पर, इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करेगी। अब बच्चों ने तुरंत पूछा, जब हम वो फॉर्मूला पढ़े आए तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? बेटे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, और कई बार क्या होता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टियों का इस्तेमाल करके एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़े आसानी से निकल आता है। यानी जो बहुत बड़े बड़े टर्म्स देते, कोई हमें इस तरह से देते, मान लीजिए एक ट्राइंगल के वर्टिसेस ऐसे दे दी किसी ने हमको, a sin स्क्वायर अल्फा प्लस b cos स्क्वायर अल्फा और a tan स्क्वायर अल्फा माइनस b, ऐसे करके कुछ बड़े बड़े से लिख दिए, और अब इसकी कैलकुलेशन करना बड़ा टिपिकल हो जाएगा उस वाले फॉर्मूले से। तो यहाँ पर हमारा डिटरमिनेंट हमारी मदद करता है। तो यानी आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हमारी जरूरत वहां पर पड़ेगी जब हमारे टिपिकल फॉर्मूले आए या फिर लिखा है, नहीं तो इजीली तो हम उसे यूज कर ही सकते हैं। ठीक है, तो क्या है फॉर्मूला, फिर से एक बार समझेंगे। अगर x1 y1 x2 y2 x3 y3 किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 और 1/2 आगे एक्सपेंड कीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल लिखा हुआ है, हमें तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं 1,2 3,2 4,1 और मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, 1/2 x1 y1 यानी 1 2, x2 y2 यानी 3 2, x3 y3 यानी 4 1 1 1 1। ये मैंने लिख दिया। अब मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूँ, खोल देता हूँ। 1/2 1 2 minus 1 minus 2 में डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ r1 के थ्रू, 3 minus 4 plus 1 3 minus 8। चलिए कीजिएगा आराम से, ठीक है। देन क्या बचा बेटा, 1 माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है, -5। चलिए कीजिए। देन आफ्टर इट विल बी -1, बट क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता तो वी कैन यूज मॉड आल्सो एंड द एरिया इज 1 यूनिट स्क्वायर। केवल होगा कि डिटरमिनेंट से वैल्यू नेगेटिव की निकल कर आएगी, बट एरिया कांट बी नेगेटिव, सो वी लीव द नेगेटिव साइन, देन द एरिया इज 1 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गई बात। नंबर दूसरा, इसी की हेल्प से हम लोग एक छोटा सा आर्टिकल और भी पढ़ सकते हैं, कोलिनियरिटी बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके कोलिनियरिटी पर चर्चा करनी है। मैं फिर से 10th क्लास में टॉपिक जाता हूँ। जब भी आपको अगर कोलिनियर कहा जाता था तो आप तुरंत कहते थे एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होनी चाहिए, 0 होता था या नहीं होता था। तो यहां पर भी मैं कहूंगा इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3 आर कोलिनियर, देन क्या कंडीशन लिखनी चाहिए मुझे, एरिया ऑफ ट्राइंगल शुड बी 0, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। देखिए 1/2 को 0 में डाल सकते हैं, तो 1/2 को जब मैं 0 में भेज दूंगा, फाइनली मेरे पास कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या आ गई कि भैया इन पॉइंटों से बना डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 0 होगी। हम इसका प्रूफ भी समझ सकते हैं, कैसे होगा ये मैं डिस्कस करूंगा आपसे रेगुलर क्लासेस में, ठीक है। फिलहाल आपको एक्सरसाइज के लिए 4.3 के लिए मैंने ये काम शुरू किया है, जो आप देख सकते हैं। 1 मिनट का व्यू देखिए, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना जो 2 पॉइंट से पास आउट होती हो। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, याद कीजिए 11th क्लास में पढ़ते थे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होता था, याद है किसी को,
एक होता था y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, वहां पढ़ चुके हैं इसको, और यहाँ पर हम डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर पढ़ेंगे, है ना, डिटरमिनेंट का इस्तेमाल। तो देखिए बेटा ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन है जो कि 2 पॉइंटों से पास आउट होती है, x1 y1, मान लेता हूँ x2 y2, है ना। मैं एक वेरिएबल पॉइंट अपने पास से इस लाइन पर मान लेता हूँ, एक कोई वेरिएबल पॉइंट होगा जिससे हम इक्वेशन निकालते हैं। तो अब मुझे पता करना है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा। तो बड़ी सीधी सी बात है बेटे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है एक्स वाई, अपने पास से बनाऊं पॉइंट, x1 y1 x2 y2 1 1 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आप पर x1 y1 होगा ही, x2 y2 दिया ही होगा आपको, x y अपने पास से माने। तो जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आप पर एक इक्वेशन दी आ जाएगी x और y में, वही इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कहलाएगी। पहले मैं इसको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए कि आपसे कहा गया इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है आपको, पासेस कहां से पास आउट हो रही है, मान लीजिए 1,2 और 3,5 से पास आउट हो रही है, ठीक है। इन 2 पॉइंट से पास आउट होने वाली लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो बेटा देखिए एक्स वाई लिखिए, 1 2 3 5 और 1 1 1 लगाइए इक्वल्स टू 0, और अब इसे एक्सपेंड कर दीजिए। चलिए सर मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्स लिखा, ये कैंसिल 2 माइनस 5 माइनस वाई लिखा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, है ना, 1 माइनस 3 हो गया बेटे, प्लस 1 लिखा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 5 माइनस 6 हो गया इक्वल्स टू में 0 लेते हैं बेटे। इसे सॉल्व कर सकते हैं क्या आएगा जरा बताएं तो, -3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, जी आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई पहले कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हमें कैसे निकाला है हमने, वही काम, दोनों पॉइंट्स को सिचुएट किया, एक पॉइंट अपने पास से मान लिया वेरिएबल पॉइंट और यहाँ से निकाल दिया। देखिए थोड़ा सा इस फॉर्मूले की डीप में जाती है। अगर मैं इन तीनों पॉइंटों को देखूं तो सही मायने में तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है क्या, एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। और अभी अभी हमने प्रीवियस आर्टिकल में पढ़ा था, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उनसे बनना डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है या नहीं। तो बेटा इसको 0 के इक्वल रख दिया, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन गया। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है, ठीक, जब आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हों। अब आपको एक्सरसाइज 4.3 में इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आज आप उनको ट्राई करने हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम लोगों को पढ़ना है डिटरमिनेंट के अंदर माइनर्स ऑफ अ डिटरमिनेंट। माइनस को अगर मैं हम डिक्शनरी मीनिंग से कनेक्ट करूं तो माइनस का मतलब होता है छोटा, यानी एक बड़े डिटरमिनेंट के जो छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स बन सकते हैं, उन छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स को उस बड़े डिटरमिनेंट के माइनर्स कहा जाता है। एज अ डेफिनेशन कहूं, द सब डिटरमिनेंट ऑफ अ लार्ज डिटरमिनेंट्स आर कॉल्ड माइनर्स ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक। मतलब एक एग्जांपल से इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं बेटे। मान लीजिए कि मैं एक 2/2 का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ, 1 2 3 4 ले रहा हूँ, 2/2 का है, तो ऑब्वियसली इससे छोटे जो डिटरमिनेंट बनेंगे वो 1/1 की तो बनेंगे। तो अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 4, तो इसका मतलब इसके उतने ही माइनर्स होंगे, यानी जितने बड़े डिटरमिनेंट में एलिमेंट होते हैं उतने उसके माइनर्स होते हैं। तो अब अगर मैं माइनर्स बनाने बैठूं, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए मुझे पहले इसका बनाना है, इसका नंबर क्या होता है A11, तो मैं उस माइनस को लिखूंगा M11, मैं M से रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब M11 कैसे बनेगा, जिस भी एलिमेंट का आपको माइनस तैयार करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दीजिए। हाँ जी छोड़ दिया, क्या बचा 4, कैलकुलेटिव यानी तो 4 लिख दिया, ठीक है। यहां तो मेरी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं यहां पहुंचता हूं इस एलिमेंट पर, A12 एलिमेंट है इसका नंबर, A12 कहेंगे आप इसे, A12 नंबर है या नहीं, तो अब यहां पर मैं लिखूंगा M12, ठीक है। फिर से वही बात, अगर आपको इसका माइनर निकालना है तो क्या करना है, यहां छोड़ा और यहां छोड़ा, क्या बच गया 3, ये इसका माइनर हो गया। ऐसे ही करके मैं तीसरे एलिमेंट पर पहुंचा, यहां पहुंच गया, इसका नंबर है A21, तो M21 लिख दिया। फिर वही काम, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम छोड़ दिया, और अब मैं यहां पहुंच गया हूं, इसका नंबर क्या है बेटे M22, ये कैंसिल और ये कैंसिल, फाइनली क्या बच गया, बोले भैया 1 बच गया। तो ये 4 माइनर बने, ये इस बड़े डिटरमिनेंट के माइनस कहलाएंगे। तो ये सब डिटरमिनेंट सी। इसी बात को बेटे मैं अगर एक 3/3 के एग्जांपल्स में लागू करूं, क्योंकि आपको जनरली 3/3 को ज्यादा यूज करना है। तो देखिएगा, मान लीजिए कि मैंने एक डिटरमिनेंट लिख दिया 1 2 3 2 1 0 3 4 -1, ये
करेक्ट। अब ये कितने ऑर्डर का है 3/3, तो इससे छोटे ऑर्डर कौन से होंगे 2/2 होंगे या नहीं, तो इसके जो 2/2 के डिटरमिनेंट्स बनेंगे वो इसके माइनर्स कहलाएंगे। अब बात है कि भैया कितने बनेंगे, तो भैया जितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं 9 एलिमेंट है ना, तो हर एलिमेंट का एक एक माइनर। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, M11 पहला एलिमेंट, ये खत्म, जो बचे उसको डिटरमिनेंट फेंक लेती है। कैलकुलेट कर लीजिए क्या आएगा भाई, -1 -0 दैट शुड बी -1 हो गया पहला माइनस। M12 चाहिए, M12 यानी इसका, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम और इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो खत्म कर दीजिए। क्या बच गया, बोले 2301 23 0 और -1, ये बचा है कि नहीं बचा, कैलकुलेट कीजिए, -2 -0 यानी क्या आ गया -2। ऐसे करके आप M13 निकालेंगे। M13 क्या आएगा बेटे, M13 ये खत्म यानी 2 1 3 4 दैट शुड बी 8 - 3 दैट शुड बी 5। ऐसे ही अब हम लोगों को M21 निकालना है। M21 यानी कैंसिल 2 3 4 -1 -2 -12 दैट शुड बी -14। तो भाई सिमिलरली मैंने सारे निकाल दिए हैं माइनस, यानी जिस भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दीजिए, जो बच गए उनका एक डिटरमिनेंट बनाकर उसकी वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये उस एलिमेंट का माइनर्स कहलाएगा। तो यानी एक डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट हैं उतने ही उसके माइनर्स होंगे। तो मेरी बात क्लियर हो गई बेटा। इसको हम MIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर I और J उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के रो और कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये बात मैंने आपको नोट्स पे दे रखी है। अभी एक डिटरमिनेंट लेकर बैठिए या एक मैट्रिक्स लेकर बैठिए और उसके 3/3 के सारे माइनस निकालिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले, ठीक है, ओके। सो गाइस अब हम लोग एक इंपोर्टेंट टॉपिक की तरफ जाना है, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकालना। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर दूं, कोफैक्टर्स मतलब माइनर्स जो अभी अभी हमने निकाले थे उनमें जो हम प्लेस वैल्यू फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद है मैंने एक जगह क्लास में जिक्र किया था प्लेस वैल्यू फैक्टर के ऊपर, -1 to the power I + j, यानी जब जब एलिमेंट का सम इवन होगा तो वहां पर प्लस का प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि -1 की पावर इवन नंबर यानी +1, और जब जब उस -1 की पावर ऑड होगी यानी कि रो और कॉलम का सम ऑड होगा तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। तो यानी जब प्लेस वैल्यू फैक्टर को माइनर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कोफैक्टर बन जाता है। मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल अभी आपको बोर्ड पर दिया था, मैं उसी एग्जांपल को करेक्ट कर रहा हूं। मेरे आगे 2 हैं और मुझसे कहा गया मुझे माइनर नहीं निकालना, मुझे साहब कोफैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। कोफैक्टर, देखिए कोफैक्टर को हम CIJ और AIJ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ बुक्स में आप इसको कैपिटल AIJ के नाम से भी देखेंगे। तो अब AIJ कैसे बनेगा जरा चेक कर देते हैं। आपका माइनस निकले हुए हैं ही ये, ठीक है। अब मुझे अगर A11 निकालना है तो पहले जो माइनर निकाला है वैसे माइनर निकाल देंगे और उसके आगे साइन कन्वेंशन चेक करना है। तो 1 + 1 क्या है, इवन है ना, तो कोई साइन चेंज नहीं। बट अगर मैं 1 + 2 करूंगा तो क्या आएगा, ऑड है, तो उसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा। यानी अगर मैं इसको और करेक्ट कर दूं तो माइनर के आगे के साइन चेंज करने पर कोफैक्टर बनते हैं। पर साइन कैसे चेंज करने हैं, जिस एलिमेंट का सम इवन है उसका तो चेंज नहीं करना, जिस एलिमेंट का सम ऑड है उसका चेंज करना है। तो बेटे A21 क्या है, बोले भैया ऑड है, ऑड इसका मतलब चेंज हो जाएगा। और A22 मतलब क्या है, 2 + 2 4 इवन है यानी नहीं चेंज करना। यही काम मैं यहाँ करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा आपके पास बने हुए हैं पहले से ऑलरेडी, मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। मुझे मान लीजिए A11 निकालना है, ठीक है, A11 निकालना है। तो A11 निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जो M11 आया है उसके साइन चेंज करने हैं। पर साइन चेंज किस ब्याह पर करने हैं, साइन चेंज किस ब्याह पर, जिसका सम इवन है उसके ब्याह पर या उसका सम ऑड है उसके ब्याह पर। मैं एक करेक्ट व्यू लिख रहा हूं, दोबारा से आप चेक कीजिएगा। सो गाइस मैं प्रीवियस एग्जांपल के माइनस मैंने लिखे हुए हैं जो आप लोगों को हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में निकाल कर दिखाई थे। अब मुझे किस किस माइनस का साइन चेंज करना है कि जिससे कि ये सारे कोफैक्टर्स बन जाएं। तो मैंने अभी बताया जिनका सम इवन होगा उनका तो साइन चेंज नहीं करना, पर जिनका सम ऑड होगा उनके साइन चेंज करने हैं। तो भैया इसका सम इवन है या नहीं, तो इसका मतलब इसका साइन चेंज नहीं करना। तो A11 यही का यही रहेगा, यानी कि -1 हो गया। तो अब मैं यहाँ मिटाता जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है। A11 मेरा कितना आ गया, -1 आ गया। अब मुझे A12 निकालना है, तो अब इन दोनों का सम कितना है
ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब इसका साइन चेंज, जैसे मैंने साइन चेंज किया तो ये M12 क्या बन गया A12। हाँ भाई 1 3 1 + 3 4 4 4 का मतलब कितना हो गया इवन, इवन का मतलब साइन चेंज नहीं करना, तो यानी ये मेरा A13 हो गया। A21 कैसे बनेगा, इन दोनों का सम कितना है ऑड, ऑड है इसका मतलब साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा यानी कि प्लस हो गया। इसके बाद M22 दोनों को ऐड कीजिए, बोले भैया इवन आ रहा है, इवन आ रहा है तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा। M23 2 + 3 5 ऑड है, ऑड है तो इसका मतलब साइन चेंज होगा यानी कि प्लस हो गया। M31 इवन है, इवन है तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा यानी कि यूं करते हो रहेगा। M32 बोले भैया ऑड है, 3 + 2 ऑड है ना, तो इसलिए इसका साइन चेंज होगा। M33 इवन है, इवन है इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा। तो यानी गाइस आपको उन प्लेसेस के साइन चेंज करने हैं जिनका की माइनर्स में प्लेस वैल्यूज का सम यानी रो और कॉलम का सम ऑड आता हो, और जिनका इवन आता है उनका साइन चेंज नहीं करना है। अब ये तो हुई लॉजिकल बात। अब जरा थोड़ा सा इसको रटने वाली बात से भी समझ सकते हैं। सीधी सीधी बात है, पहले एलिमेंट का साइन चेंज नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा, यानी ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज करनी है। पहले से नहीं, फिर हाँ, फिर नहीं, फिर हाँ, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इसको रटने की भाषा में कह सकते हैं। बट लॉजिकल मीनिंग कि जिस भी एलिमेंट को आप निकाल रहे हैं उसके एलिमेंटों का रो और कॉलम का सम अगर ऑड है तो साइन चेंज कीजिए, अदरवाइज साइन चेंज मत कीजिए। ये आपके कोफैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स कहलाते हैं। बेटा बहुत जरूरी है, ट्राई कीजिएगा अभी के अभी कोफैक्टर्स निकालना। 1 मिनट का व्यू छोड़ रहा हूं, आराम से देखिए, फिर उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पर। तो भाई माइनर्स और कोफैक्टर्स को पढ़ने के बाद अब हमारा तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोगों को मेनली इन सारे टॉपिकों को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स से जोड़ना है, और इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आपको तब समझ में आएगा जब आपको एडजॉइंट निकालना आ जाए। तो क्या होता है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, सुनिएगा। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज डिनोटेड बाय एडीजे ऑफ ए। अब इसका आगे बहुत ज्यादा यूज करना है आपको, एडीजे ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स होल पर ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। आपने अभी अभी प्रीवियस टॉपिक में कोफैक्टर्स निकालना सीखा था, मतलब माइनस का साइन चेंज कर कोफैक्टर्स आ गए थे। तो कोफैक्टर्स को लेकर एक मैट्रिक्स बनाए और उसका ट्रांसपोज कर दें तो हमारा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है। यानी एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो बेटे मैंने एक एग्जांपल यहाँ बोर्ड पर लिख रखा है, एक मैट्रिक्स लिख ली और उसके सारे कोफैक्टर्स मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब अगर मुझे एडजॉइंट बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे कोफैक्टर मैट्रिक्स बनानी होगी। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी बेटा, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगी, कि चलिए आप जितने भी कोफैक्टर्स हैं उनको लिख दीजिए मैट्रिक्स वाइज अपनी अपनी नंबरिंग के हिसाब से, -7 -11 -5 821 15 23 9 10 14 6। ये मैंने कैसे निकाले कोफैक्टर, समझ में आ गया होगा, प्रीवियस आर्टिकल से माइनस निकालकर उनका साइन चेंज कर दिया था, ठीक है। अब अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो वो क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि इसका डैश। भैया इसका डैश करूंगा, यानी डैश करना आता है सबको, रो को कॉलम वाइज लिख रहा हूं, -7 -11 -5 15 23 9 10 14 6 एंड दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए कहलाता है, ठीक है। तो देखिए सब छूट आर्टिकल एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं। पहले आपको माइनस आना चाहिए, माइनस का साइन चेंज किया तो क्या बन गया, कोफैक्टर्स बन गया, और कोफैक्टर्स को मैट्रिक्स में लिखने के बाद ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बन गया, एडजॉइंट बन गया। तो अब 1 मिनट इसको देख लीजिए आराम से ध्यान से, फिर मैं आप लोगों को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना सिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं चारों पांचों टॉपिक्स में, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हालांकि इनवर्स से हमारा पाला एक बार पहले भी पढ़ चुका है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के समय सीखा था कि किसी मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो वो मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स कहलाती है। वहां हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मैट्रिक्सों का इनवर्स निकालना भी सीखा था, पर वो एक बड़ा लॉन्ग प्रोसेस और कैलकुलेटिव प्रोसेस था। यहाँ हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एडजॉइंट की हेल्प से निकालना सीखेंगे। देखिए एडजॉइंट एक लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपको एडजॉइंट निकालना है, तो बस आपको सीधा कोफैक्टर निकालने हैं, मतलब माइनस निकाल के साइन चेंज करने हैं, तो कोफैक्टर आ गए, उनको ट्रांसपोज वाइज लिख दिया, एडजॉइंट आ गया। तो एडजॉइंट निकालने के बाद ए इनवर्स क्या होता है
तो सुनेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए बाय एक्सपेंशन, और एडजॉइंट मैट्रिक्स में उसका डिवाइड लगाने के बाद जो मैट्रिक्स आती है वो आपका क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। तो आपको मैं क्लियर कर दूं, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज आल्सो अ मैट्रिक्स, बट जब उसमें डिटरमिनेंट का डिवाइड लग जाता है, यानी उसके हर एलिमेंट में मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का डिवाइड लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाती है, इनवर्स बन जाती है। तो गाइस अब हम लोगों को सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, ठीक है। तो -3 करेक्ट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचा 2 -9, ठीक है, -0 +5, थर्ड एलिमेंट पर आ गया मैं, बीच वाला मैंने इसलिए नहीं लिखा, 0 का मल्टी होने से सब 0 हो जाता है। 5, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 3 -8, हाँ जी क्या होगा 7 का इंटू करूंगा तो प्लस का 21, ठीक है, माइनस 5 और 5 यानी कि माइनस के 25, देयर शुड बी -4, करेक्ट। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। और आपका मेन मोटिव क्या था, ए इनवर्स निकालना। व्हाट इज ए इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इट मींस पूरी मैट्रिक्स नोट कीजिएगा, एडजॉइंट वाली -7 15 10 -11 23 14 -5 9 6, और डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है -4। अब इस -4 का आप हर एलिमेंट में डिवाइड लगा सकते हैं, तो आपका ए इनवर्स, या आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ये आपका ए इनवर्स हो जाएगा। देखिए एक चीज के लिए मैं आपको वार्न करूंगा, यहाँ पर मैंने जो डिटरमिनेंट निकाला है वो गिवन वाली मैट्रिक्स का निकाला है। अक्सर मैंने बच्चों को गलती करते हुए देखा है, वो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकाल जाते हैं। भैया एडजॉइंट का नहीं निकालना, आपने जो आपको गिवन हुआ जिसका कि इनवर्स आपको निकालना है उसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट आपको गिवन का निकालकर एडजॉइंट में डिवाइड लगा देना है, तो आपका ए इनवर्स आएगा। और ये इनवर्स आपका वही होगा जो अगर आप एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी करेंगे ना तो सेम आएगा, क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है। इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स के दो नहीं हो सकते, इनवर्स ऑलवेज यूनिक, ठीक। तो गाइस एक मिनट के लिए इस पर फोकस कीजिए, इसके बाद मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी रिवाइज करूंगा आपको इनवर्स की। तो गाइस अब तक हम लोगों ने मैट्रिक्स के बारे में माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स निकालना सीखा था अभी वीडियो में, ठीक है। अब बच्चों की मुझसे एक बार क्वेरी आती है कि भैया जब हम कॉपी पर इनवर्स निकालने बैठेंगे तो हमें क्या क्या चीज शो करनी चाहिए और क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, या उस प्रोसेस के ऊपर हमें चर्चा कीजिए। तो देखिए मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप पूरे सवाल का इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ। देखिए बेटा एक बात क्लियर कर दूं, आप लोगों को इनवर्स निकालना प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि आप जो अगला टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम एंड सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, और उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इनवर्स आना चाहिए, क्योंकि उसमें सारा रोल इनवर्स का होता है। तो आप कैसे निकालेंगे इनवर्स, कॉपी पर कैसे शो करेंगे इनवर्स, उसके ऊपर मैं आपको डिस्कस करूंगा। निकालने का प्रोसेस तो हम सीख ही चुके हैं कि भाई माइनर निकाल के कोफैक्टर निकाल दो, उससे एडजॉइंट मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर उसका डिटरमिनेंट का डिवाइड दे दीजिए, ये हमारा प्रोसेस था। बट बोले अब हम कॉपी पर क्या शो करेंगे, जो स्टेप्स कॉपी पर शो होने वो सुनिएगा। देखिए प्रोसेस सुनिएगा, सबसे पहले आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। फॉर फाइंडिंग द इनवर्स आप लोगों को सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है, वो सबको आता है। चलिए मैं R1 के थ्रू एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कैंसिल 0 -2 टैली कीजिएगा, -1 ये खत्म ये खत्म, -2 -6 हो गया, +3 ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, -1 0, देयर शुड बी -4 +8, करेक्ट, +8 एंड अगेन इज -3, तो यानी रिजल्ट आ गया 1 आ गया। ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। अब आप सबसे पहले निकालेंगे कोफैक्टर, सीधा कोफैक्टर से शुरुआत किया कीजिए, माइनस नहीं सीधा कोफैक्टर। भाई अंतर क्या है, निकालने तो माइनस है, बस साइन चेंज करना है। तो आप सारे कोफैक्टर यहाँ कॉपी पे ऐसे शो कर दीजिए, A11 क्या आएगा, A12 क्या आएगा, A13 क्या आएगा, A21 क्या आएगा, A22 क्या आएगा, A23 क्या आएगा। कॉपी पर आपको सीधे कोफैक्टर्स शो करने हैं ना। एंड देन A31 क्या आएगा, A32 क्या आएगा और A33 क्या आएगा, करेक्ट। पहले माइनस की सारी कैलकुलेशन कर लेते हैं। A11 ये कैंसिल है ना, मैं सीधा लिख दूं, ये पूरा मैट्रिक बना के लिख दूं, चलो एक दो मैट्रिक बना के लिख दूं, बाकी आपको सीधा लिख लेंगे। ये कैंसिल आउट 0 2 1 2 कैलकुलेट करते हैं, तो 0 -2 दैट शुड बी -2, ठीक है। साइड में एक बार में इकट्ठे चेंज करूंगा, अब मैं सीधा लिखूंगा डायरेक्टली, है ना। ये कैंसिल आउट, तो ये हो गया -2 -6 दैट शुड बी -8। अगला A13 ये कैंसिल आउट -1,
माइनस 0 दैट शुड बी -1। a to 1 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ध्यान से कीजिएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 2 1 जा 2 और 3 2 -3 दैट शुड बी -1। तो गाइस इस तरह से मैंने सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए, माइनस निकाले हैं। अब मैं इनके साइन चेंज कर रहा हूँ जिससे कोफैक्टर्स बन जाए, है ना। तो जिस चीज का सम मैंने आपको बताया था इवन होगा उसका साइन चेंज नहीं करना, और जिनके प्लेस वैल्यू का सम ऑड होगा उसको आगे का साइन चेंज करना है। तो पहले का तो नहीं होगा, दूसरे का साइन चेंज होगा, तीसरे का नहीं होगा क्योंकि A1 3 है, चौथे का होगा, पांचवे का नहीं होगा, छठवें का होगा, सातवें का नहीं होगा, आठवें का होगा, इसका होगा, क्या होगा 3 + 2 ऑड है, इसका नहीं होगा, साइन चेंज होगा, कोफैक्टर बन गए। अब आप इसके बाद सीधा लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, होता है ना मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इट मीन C डैश। चलिए साहब, तो C डैश मतलब जितने भी आपके कोफैक्टर्स हैं उनको रो वाइज लिखने की जगह कॉलम वाइज लिखते जाइए, 1 2 3 लिखने तो यहाँ तो लिखूंगा मैं यूँ -2 8 और -1, करेक्ट। 8 अब ये 3 लिखने तो मुझे यूँ तो मैं लिखूंगा यूँ, कितना हो गया 11 -5 और ये है आपका +1, ये +1 हो गया है ना, माइनस था तो मैंने प्लस कर दिया +1। हाँ भाई, अब मैं तीसरे पर आ गया हूँ 2 -7 और 1, है ना। ये मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब मेरा फाइनली स्टेप है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, अभी अभी निकाली थी, एक मैट्रिक्स आई थी -2 1 and 2 8 -5 -7 -1 1 and 1 and what is the determinant of a, बोले भैया 1/1। अब वही 1 है तो 1 का डिवाइड देने में कोई फर्क नहीं आता, आप इसे बाहर भी लगा रहने दे सकते हैं, आप चाहें तो हर एक एलिमेंट में डिवाइड भी कर सकते हैं, हालांकि यहाँ कोई फर्क नहीं है, यहाँ 1 है, पर मान लीजिए 2 होता तो आप 1/2 बाहर भी छोड़ सकते हैं या अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स को डिवाइड भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखिए 1 मिनट के लिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बोर्ड पर अच्छी तरह से फोकस कीजिएगा, हमें क्या क्या स्टेप्स कॉपी पर शो करनी है फॉर फाइंडिंग द इनवर्स। सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए। एक बात क्लियर करूं, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ जाए तो आपको आगे कुछ नहीं करना, आप तुरंत लिख देंगे इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिख देंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों लिख देंगे, क्योंकि भैया देखिए 0 पर डिवाइड लगा देंगे तो वैसे ही इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो हमें आगे के स्टेप बच जाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं कि आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले कहते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालिए, करेक्ट। देन आफ्टर कोफैक्टर्स निकाल लीजिए, मतलब माइनस निकाल के उनका साइन चेंज कर दीजिए तो कोफैक्टर्स आ गए। फिर सीधा एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट क्या लगेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स से ट्रांसपोज, जो भी कोफैक्टर निकाले उनको कॉलम वाइज लिख दीजिए, करेक्ट हो गया। देन आफ्टर ए इनवर्स निकाल दीजिए। तो देखिए ये स्टेप्स तो आपको कम से कम कॉपी पर सॉल्व शो करनी है जब भी आप ए इनवर्स निकालने जाते हैं, ये आपका वर्किंग स्टेप होगा। एक मिनट फोकस कर लीजिए बोर्ड पर, स्टेप को समझ लीजिए, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और दिस विल बी फोर्थ स्टेप। इस तरह से 4 स्टेप्स में इनवर्स को बांटिए जो आपको कॉपी पर शो करना है, इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्लियर कर देता हूं, इतना तो शो करना ही पड़ेगा, ओके। तो गाइस इस टॉपिक में हम लोगों को इस बात पर डिस्कशन करना है आप लोगों से कि डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। डिटरमिनेंट की वैल्यू हमने अभी भी एक्सपेंशन से सीखी थी। यहां पर अगर हमें एक रो के कोफैक्टर्स दे दी और फिर कहा जाए कि भाई आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, या हमको स्पेसिफाई कर दे कि भाई R2 यानी सेकंड रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके किसी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, या कॉलम 3 के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए, तो हम कैसे पता कर पाएंगे। तो देखिए बेटा, मैं सीधे तौर पर आप लोगों से कहता हूं कि अगर आपसे कहा जाए जैसे कि यूज कोफैक्टर्स ऑफ R1 के कोफैक्टर्स का इस्तेमाल करके आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला तैयार होगा, ध्यान से सुन लीजिए। R1 के एलिमेंट यही है, तो एलिमेंट लीजिए, उस एलिमेंट का कोफैक्टर, यानी A11 का कोफैक्टर निकालना आता है ना, आपको कैसे निकालना है, ये खत्म याद होगा, इस तरह से ऐसे करके फिर दूसरा एलिमेंट लीजिए A12 और उसका कोफैक्टर, ऐसे तीसरा एलिमेंट लीजिए A13 और उसका कोफैक्टर, इसकी वैल्यू वही डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। यानी जब भी कभी आपको एक रो को स्पेसिफाई करने के लिए कहे तो आप उस रो के एलिमेंटों का मल्टीप्लाई उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से कर दीजिए और सबको ऐड कर दीजिए, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। देखो बेटे, मैं इसको दूसरी बात में कहूंगा, अगर मुझसे कहीं यूजिंग कोफैक्टर ऑफ C2 का एक कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है, तो C2 के एलिमेंट्स क्या है, ये
तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, A12 के साथ C12, A22 के साथ C22, A32 के साथ C32। देखिए मैं आप जानकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक जगह मैंने कैपिटल ए इस्तेमाल किया, एक जगह मैंने कैपिटल सी क्यों किया है भैया, कोफैक्टर है, दोनों में से किसी से भी रिप्रेजेंट हो सकता है, तो इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं चाहूँ तो इसको ए भी लिख सकता हूँ, तो मैंने इसलिए आप जानकर आपके लिए अलग अलग तरीके से लिखा है। यानी मैं इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकता हूँ A12 ये तो नोटेशन है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोफैक्टर को हम कैपिटल ए या कैपिटल सी दोनों तरीके से डिनोट करते हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। बट मेन बात तो यहाँ पर समझने की है वो ये है कि हमसे जिस भी रो के या जिस भी कॉलम के कोफैक्टर का इस्तेमाल करने के लिए कहेगा, हमें उस कॉलम के या उस रो के एलिमेंटों का मल्टीप्लाई उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ करना पड़ेगा, तो इससे हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी। करेक्ट बेटा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि मैंने कोई डिटरमिनेंट लिख दिया, ये लिख दिया, और मुझसे कहा गया कि आपको साहब R2 के कोफैक्टर का इस्तेमाल करना है। यूजिंग कोफैक्टर R2 लिखा हुआ आएगा, ये आपको मैं क्लियर कर दूं, लिखा आएगा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ R2। 2 मिनट के लिए यहां पर रोककर आप लोग एक्सरसाइज निकालिएगा जरा 4.4, 2 मिनट के लिए चेक कीजिएगा। तो 4.4 एक्सरसाइज में आप लोग देख रहे होंगे वहां कई सारे सवालों में, आगे आप पढ़ रहे हैं 5वें 6वें सवाल की तरफ, तो वहां लिखा होगा यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द सेकंड कॉलम, यूजिंग कोफैक्टर ऑफ द थर्ड रो, इस तरह से लिखा होगा। तो यानी अब जैसे मुझसे कहा गया R2 के कोफैक्टर, तो पहले मैं R2 के कोफैक्टर निकाल लूंगा साहब तीनों। R2 कौन सी, यही तो है ना, ये R2 है। तो R2 के कोफैक्टर मैं निकालने जा रहा हूँ। ये क्या नंबर है इसका नंबर क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी A21, इसका नंबर क्या है A22, इसका नंबर क्या है A23। देखिए नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें साइन लगानी है, प्लस माइनस गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो, है ना। A21 ये खत्म 1 2 3 गया, ये गया, क्या क्या बच गया 2 3 1 5 बच गया। कैलकुलेट करिएगा तो कितना गया 5 10 -3 यानी कितना गया 7। अच्छा साइन चेंज होगा क्या, और डेबुले होगा भैया, होगा मतलब यहाँ पर मैंने साइन चेंज कर दिया यानी -7 आ गया। ठीक है, ये कोफैक्टर निकल आया पहला। A22 मतलब ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट। हाँ भाई ये खत्म क्या बच गया 1 3 3 5। चलिए कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम छोड़ दीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग रो छोड़ दीजिए, तो 1 3 3 5। अच्छा साइन चेंज होगा क्या, नहीं पूरे इवन है, नहीं होगा भैया, यानी 5 -9 दैट विल बी -4 आ गया। अच्छा A23 निकालने जा रहा हूँ। A23 मतलब ये कैंसिल आउट 1 2 3 1। साइन चेंज होगा क्या, बोले ऑड है भैया, दोनों का सम ऑड है तो इसका मतलब होगा, यानी कितना आ गया बेटे 1 - 6 यानी दैट शुड बी 5। अब आगे तीनों कोफैक्टर, तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या होगी, एलिमेंट उसका कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट उसका कोफैक्टर, और थर्ड एलिमेंट बेटे उसका कोफैक्टर। अब वैल्यू रखते हैं A21 कितना है 2, उसका कोफैक्टर कितना है -7। A22 कितना है A22 बोले भैया -4, उसका कोफैक्टर कितना है सॉरी 3, उसका कोफैक्टर कितना है -4 प्लस A23 एलिमेंट कितना है बोले भैया 4, और उसका कोफैक्टर कितना है 5। भैया कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आ गया वो आपका आंसर होगा। बात अंदर क्लियर हो गई। तो यानी जब भी हमसे वो कहेगा, स्पेसिफाई करेगा कि भाई इस रो का इस्तेमाल करना है, इस कॉलम का इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले हम उस कॉलम के तीनों कोफैक्टर निकाल लेंगे और फिर उनका मल्टीप्लाई उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से करेंगे, तो हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आएगी। समझ आ गया बेटा, ठीक है ऑलराइट। अब इसमें यहाँ पर एक क्वेरी आएगी सब लोगों को, बोले भैया आपने ये कहा कि एलिमेंटो एक रो के एलिमेंटों का मल्टीप्लाई उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से कर दिया तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट आ गई। क्या ये बात ऐसा भी हो सकती है कि हम एक रो के एलिमेंट निकालें, एक रो के एलिमेंटों का मल्टीप्लाई दूसरी रो के कोफैक्टरों के साथ कर दें, तो क्या डिटरमिनेंट की वैल्यू निकलेगी क्या, नहीं बेटा। अगर कभी भी आपने एक रो के एलिमेंट लिए और दूसरी रो के कोफैक्टर्स ले लिए और उनका मल्टीप्लाई किया, तो हमेशा और हमेशा डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी बेटा 0 आएगी। मतलब अगर मैं इसको कॉरस्पॉन्डिंग समझाऊं तो A11 का इंटू, जैसे मान लीजिए मैं A21 के कोफैक्टर के साथ, A12 का इंटू A22 के कोफैक्टर के साथ, और A13 का इंटू A23 के कोफैक्टर के साथ कर देता हूं, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। यानी दो बातें यहां पर निकल कर आ गई। पहली बात, डिटरमिनेंट
कि अगर वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं तो हमें जिस रो के एलिमेंट लेने हैं उसी के कोफैक्टर निकालने होंगे, बट अगर हमने उनके एलिमेंट को मल्टीप्लाई किसी अनदर रो के कोफैक्टर से कर दिया तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा प्रॉपर? इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में कई सारे सवाल होंगे, खासतौर पर लास्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसको ध्यान से पढ़िएगा, वो कंसेप्चुअल स्टेटमेंट से, ठीक है। तो गाइस, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने के बाद, यानी इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स हम कैसे निकालते हैं ये सबने सीख लिया एडजॉइंट और डिटरमिनेंट की हेल्प से। तब हम उसके बाद एक चर्चा करते हैं, एक छोटा सा टॉपिक इस एक्सरसाइज के आप सवालों में देखेंगे कि आपको एक कैपिटल ए मैट्रिक्स दे दी और एक बगल में आइडेंटिटी प्रूव करा दी कि ए क्यू माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0। जी आप मैट्रिक्स में भी करना जानते हैं कि आपको क्या करना है, कि आप ए दिया है ए स्क्वायर निकालेंगे ए इंटू कर फिर ए स्क्वायर इंटू कर ए क्यूब निकालेंगे सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, नल मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। ये तो वेरिफिकेशन आप पहले भी कर चुके हैं, बट मेरा जो आज का लेक्चर है वो इसके लिए है। Hence find A inverse, मतलब to find A inverse by using the given identity of the equation और equation, यानी कि जो आइडेंटिटी अभी अभी हम प्रूव कर चुके हैं उस आइडेंटिटी या उस इक्वेशन का इस्तेमाल करके A इनवर्स कैसे निकाला जाए। ध्यान रखिएगा, हेंस फाइंड A इनवर्स का मतलब यही है, वो यही चाहते हैं आपसे कि आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स A इनवर्स निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला पार्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट पर आ रहा हूँ मैं। यहाँ पर मुझे एक इक्वेशन मैंने प्रूव कर दी, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, ये मैंने वेरीफाई कर दी बाय पुटिंग ए स्क्वायर ए क्यूब। देन अब मुझे इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, प्री मल्टी या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय ए इनवर्स। प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई, प्री मतलब आगे की तरफ से, पोस्ट मतलब पीछे की तरफ से, कहीं से भी कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए भी आइडेंटिटी होता है और ए इंटू ए इनवर्स भी आइडेंटिटी होता है। देन ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 5 ए इनवर्स ए प्लस 11 ए इनवर्स आई इक्वल्स टू 0। यहां तक मेरी बात क्लियर? तब क्या मैं ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर में ब्रेक कर सकता हूं? सिमिलरली इन दिस वे ए स्क्वायर को ए इंटू ए में ब्रेक कर सकता हूं। ए इनवर्स इंटू ए प्लस 11 ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू 0। अब आप लोग जानते हैं कि a इंटू ए इनवर्स कर दो या a इनवर्स इंटू ए कर दो, वो हमेशा क्या होता है? आइडेंटिटी। दूसरी बात, किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करने पर वही आती है। तो क्या मेरे बेटा जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उन सभी कॉलम्स को क्या मैं आई लिख सकता हूं? ठीक है, देन आई ए स्क्वायर माइनस 6ia प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स आई इक्वल्स टू 0। बट ए इनवर्स इंटू आई या आई इंटू ए सभी ए स्क्वायर वगैरह ही दे देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11a इनवर्स इक्वल्स टू 0। मुझे फाइंड आउट क्या करना है? बोले भैया ए इनवर्स, तो मैंने इसको तो यहाँ रोक लेना है और बाकी सारे को मैंने वहां भेज दिया। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, अब मुझे तो ए इनवर्स निकालना है, तो 1/11 11 का डिवाइड लगा दिया, माइनस बाहर ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i। मेरे आप लोगों पर ए स्क्वायर की वैल्यू होगी ही जब आपने ब्रेक इसको वेरीफाई किया होगा। ए है ही, आइडेंटिटी जानते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सब यहाँ पुट कीजिए, आपका ए इनवर्स आ गया। तो यानी यहाँ पर आपने ए इनवर्स निकाला है विदाउट यूजिंग कोफैक्टर्स और डिटरमिनेंट। आपको यहाँ ए इनवर्स किससे निकालना है? इक्वेशन से। तो इस आर्टिकल को इसलिए हम कहते हैं टू फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। पेपर में लिखा आता है कई बार, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे वेरीफाई कराएंगे, वेरीफाई द आइडेंटिटी, एंड देन उसके बाद वो आपसे कहेंगे यूज इट फाइंड ए इनवर्स। तो आपको इसी तरह से करना है, नहीं लिखा है तो आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके, सो गाइस सबने देख लिया होगा, एनसीईआरटी में 4.5 एक्सरसाइज जब आप खोलेंगे तो वहां पर आपको 13, 15, 16 इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वहां पर आप देखिएगा और फिर इनको प्रूफ कीजिएगा। ओके, तो बेटा याद होगा जब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाता था तो मैंने आपको 4 तरह के क्लासिफिकेशन दिए थे। पहला ऑर्डर बेसिस पर, दूसरा ट्रांसपोज प्रोडक्ट बेसिस पर, तीसरा ट्रांसपोज बेसिस पर, और चौथा मैंने दिया था डिटरमिनेंट बेसिस पर। तो ध्यान रखिएगा, डिटरमिनेंट बेसिस पर हम एक सिंगुलर मैट्रिक्स पर चर्चा कर रहे हैं। एक मैट्रिक्स जिसका कि डिटरमिनेंट 0 होता है, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है? 0 होता है, उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं।
अ मैट्रिक्स whose determinant is 0 is called a singular matrix. जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो एक बात तो पक्की होगी, क्योंकि डिटर्मिनेंट से जोड़ रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। तो एवरी सिंगुलर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि भैया डिटर्मिनेंट निकल ही स्क्वायर मैट्रिक्स का सकता है, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही नहीं निकल सकता। तो यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका की डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0 होता है, क्या कहलाती है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। देखो बेटा बहुत कम आएगी ये वाली मैट्रिक्स, मैं आपको क्लियर करूँ, इस पर एक ही नंबर के कई सारे सवाल बनते हैं। अभी आपको एग्जांपल भी दूंगा, पर पहले उससे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक ये मैट्रिक्स मुझे उन्होंने दे दी, मुझसे कहा गया कि ये सिंगुलर है या नहीं, मुझे चेक कीजिए। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बिना देर लगाए डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। चलिए मेरी हेल्प कर सकते हैं क्या? टैली कीजिएगा, मैं गड़बड़ ना कर दूं। देखिए यानी डिटरमिनेंट 0 आ गया। डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। करेक्ट बेटा? अगर आपसे कभी कोई कहे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो समझ लीजिए कि उसका डिटरमिनेंट नॉट 0 है। करेक्ट? इसी को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से और देखने की कोशिश करते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, देखिए बेटा एक मैट्रिक्स अगर कोई सिंगुलर है तो इतना तो पक्का है कि उसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और अगर डिटरमिनेंट 0 होगा तो क्या ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, और जब ये वैल्यू 0 हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो एक यहाँ पर बेहतरीन नोट मैंने आपके नोट्स में भी लिखा है कि इफ अ मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट? अब इसी के अपोजिट में आते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कि इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। अब मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be invertible matrix if its inverse exist, if its inverse exist, यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। तो यानी इनवर्स एग्जिस्ट तो तभी करेगा जब डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट 0 हो। तो यानी यो कह सकता हूं जो जिनका डिटरमिनेंट नॉट 0 है वो क्या कहलाती है, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, और जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है वो क्या कहलाती है, सिंगुलर। तो एक दूसरे के अपोजिट हो गई। जो सिंगुलर है वो इन्वर्टेबल नहीं हो सकती, और जो इन्वर्टेबल है वो सिंगुलर नहीं हो सकती। क्यों बेटा? बात यहां तक क्लियर हो गई? तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, सबको क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स? फिर से रिपीट, अ मैट्रिक्स व्हिच डिटरमिनेंट इज 0 इज कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा, अ मैट्रिक्स व्हिच इनवर्स एग्जिस्ट, इट मींस इट इज नॉन सिंगुलर, इज कॉल्ड इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। करेक्ट? ये दो वर्ड बहुत ध्यान रखिएगा, बार बार इनका यूज होना है, तो अच्छी तरह से संभाल करके काम कीजिएगा। अब मैं आता हूं इस तरफ की, इस पर क्वेश्चन कैसा आता है, तो एक मिनट आप इसे देखिएगा, फिर मैं क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। तो गाइस अभी अभी मैं आपको सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा रहा था, है ना? तो सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने क्या बताई कि जिसका डिटरमिनेंट 0 हो। तो देखिए एक सवाल लिखा है इस पर, ऐसा ये सवाल बोर्ड में आया भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द मैट्रिक्स दिस इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर नाम आते ही दिमाग में सबसे पहली बात क्या आएगी कि भैया इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। तो अब अगर मुझसे कहा गया है कि मैं इसको ये मान लेता हूं 3 2 5 k इज सिंगुलर, अगर ये सिंगुलर है देन इट मींस क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए तो निकालना आपको आता है भाई, 2/2 का हो तो 2/2 का एक्सपेंशन कर दीजिए, कितना होगा 3k - 10 = 0, k = क्या आ गया 10/3। एक नंबर का सवाल है बेटा, बोर्ड में पूछा गया है इस पर बेस्ड, और 2-3 बार मैंने इसको देखा है लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स में, अच्छी तरह से तो समझ लीजिए। तो गाइस अब हम लोग पहुंच चुके हैं एक तरीके से प्रॉपर्टी कह दूं या सम यूजफुल फॉर्मूला कह दूं, जिन पर एक छोटे छोटे एक एक नंबर के जो सवाल बनते हैं या 2-2 नंबर के जो सवाल बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं बेटा। इन पर बहुत ही ज़्यादा जरूरी फॉर्मूलेज हैं सारे पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे कोई अपने एनडी की तैयारी कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, चाहे कोई मेंस की तैयारी कर रहा है, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे फॉर्मूले एक तरीके से डिटरमिनेंट्स की बैकबोन है। तो बहुत ध्यान से सुनिए, हमें हर एक फॉर्मूले का प्रूफ भी करना है।
बट क्योंकि सारे फॉर्मूलों का प्रूफ कर पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो एक आध फॉर्मूले का तो मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा यहाँ पर कर, बट बाकी सारे फॉर्मूलेस के जो प्रूफ हैं वो मैं अपनी जो क्लास हमारी रेगुलर चलेगी वहाँ पर कराऊंगा, क्योंकि मुझे सारे फॉर्मूलों का प्रूफ चाहिए। ठीक है, तो अब हमें कैसे करना है तो ध्यान दीजिएगा। तो भाई सबसे पहले पहला फॉर्मूले से शुरू, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला याद होगा, मैं आपको पहले भी लेक्चर में ले चुका हूँ, जिस दिन मैंने डिटर्मिनेंट का पहला लेक्चर लिया था उस लेक्चर में मैंने इस फॉर्मूले को ऐसा प्रूफ कराया भी है है ना। तो k यहाँ पर क्या है कांस्टेंट, तो कहने का तरीका अगर एक एग्जांपल से इस फॉर्मूले को वेरीफाई करूं तो एग्जांपल से मतलब जैसे आपसे कहा गया कि 2 3 a का डिटर्मिनेंट निकालना है और यहाँ पर a का ऑर्डर उन्होंने दे दिया, ऑर्डर ऑफ a हमें दे दिया, मान लीजिए कि 2 है, तो 3a का डिटर्मिनेंट क्या होगा 3 की पावर 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी 3 की पावर 2 9 और डिटर्मिनेंट ऑफ a। पहली बात क्लियर हो गई, पहली बात यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो इतना यहाँ तक हो गया ठीक। तो कहीं तो हम लोग सेकंड फॉर्मूले की तरफ आते हैं। सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है समझिएगा कि दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए या उनके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो वैल्यू सेम रहती है, यानी ए बी का होल का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इनटू बी डिटर्मिनेंट होता है। करेक्ट, इसको मैं ऐसा प्रूव नहीं कर सकता, आप लोग वेरिफिकेशन कर सकते हैं, दो कोई भी दो मैट्रिक्स मानकर ऐसा इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ मेनली तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला क्या कहता है, तीसरा फॉर्मूला ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा। मतलब मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आपने उसका ए इनवर्स निकाल लिया, तो उस इनवर्स का डिटर्मिनेंट और उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में क्या रिलेशन होगा कि वो एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। एक छोटा सा प्रूफ दिखा देता हूँ, छोटा सा प्रूफ है, चलिए यहाँ कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मजा आएगा समझने में। हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है या नहीं होता है, सब लोग जानते हैं, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है सब इनवर्स की कि किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी आ जाता है। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट, अच्छा साहब, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू आई का डिटर्मिनेंट हो गया। मैं सेकंड वाली प्रॉपर्टी देके इनको अलग अलग कर सकता हूँ, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा क्या आता है 1। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज 1। यहाँ तक बात क्लियर, मुझे तो ये चाहिए भाई, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं हो जाएगा, चेक कीजिएगा। ठीक, आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 जब खोलेंगे तो आपको लास्ट की तरफ कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको सबसे लास्ट का क्वेश्चन अगर जब आप देखेंगे तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट वहां पे प्रूव कराया है कि 1 अपॉन क्या होगा, तो आप चेक कर सकते हैं। एक बात और बेटा, बच्चे मुझसे कहते हैं बोले भैया आप मना करते थे कि मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता, भैया आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, मैंने मैट्रिक्स डिवाइड दिया ही नहीं मेरे बच्चों, मैंने तो यहाँ डिटरमिनेंट का डिवाइड दिया, डिटरमिनेंट तो एक नंबर है, नंबरों का तो डिवाइड हो सकता है ना, इसीलिए मैंने डिवाइड कर दिया। बात यहाँ क्लियर हो गई, तो थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। तो भाई प्रॉपर्टी नंबर 4 यानी फॉर्मूला नंबर 4 की तरफ आते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटरमिनेंट होता है वो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर ए का ऑर्डर है, ऑर्डर से मतलब जैसे आपको 3/3 की मैट्रिक्स कही गई तो n की वैल्यू 3 हो गई, यानी क्योंकि डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर होता है तो इसलिए जब भी ऑर्डर कंसीडर करेंगे तो जो भी ऑर्डर दिया हो, 3/3 तो 3 ऑर्डर हो गया, 2/2 तो 2 ऑर्डर हो गया, 4/4 तो 4 ऑर्डर हो गया, इस तरह से हम लोग करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 होता है। आई विल क्लियर, n-1 होगा, मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा बेटा, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ n क्या है, n क्या है, ऑर्डर है। आप समझ में आएगी ये फॉर्मूला बना कहाँ से, पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने कह दिया हमसे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन कर दिया 3 है और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 2/2 है, तो आपको एडजॉइंट ऑफ 2/2 के मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 3/3 है मान लेते हैं, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, करेक्ट। देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट जो होगा वो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 मींस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 3, ऑर्डर कितना है 3 - 1, इट विल बी 3 to the power 2, दैट विल बी 9। ठीक, अब बात है भी ये फॉर्मूला आया कहां से, चलिए एक इसका प्रूफ और देख लेते हैं। प्रूफ बड़ा छोटे से और बड़े शानदार तरीके से इसके प्रूफ के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हो ए इनवर्स जब निकालते हैं तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकालूं तो
एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू के डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आता है सबको? ठीक, चलिए थोड़ी देर के आपके लिए सुविधा के लिए मैं थोड़ी देर के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कोई वैल्यू मान लेता हूँ, मान लो कोई के वैल्यू होगी उसकी, तो ये हो गया के इंटू ए इनवर्स। मैंने यहाँ क्या किया, मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए को थोड़ी देर के लिए कोई नंबर मान लिया, के मान लिया। हाँ जी, अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालने चाहूँ तो ऐसे ही तो निकलेगा, ठीक है। आप लोगों को फर्स्ट प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर किसी नंबर को मैट्रिक्स से बाहर निकालना हो तो उसके ऑर्डर को पावर के रूप में लेकर आता है ना। तो अगर मैं इसमें से के को बाहर निकालूंगा तो क्या के की पावर एन ए इनवर्स हो जाएगा? क्या था मेरी बात क्लियर? ठीक है। अब मुझे बताओ के मैंने किसको माना था? बोले भैया आपने माना डिटर्मिनेंट ऑफ ए को, ए में लिख दिया, ठीक है। और ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है? अभी अभी आपने प्रॉपर्टी प्रूफ की थी, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तब अगर बेटा डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है तो क्या डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n - 1 नहीं आएगा? क्या आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ गया? 2 मिनट ध्यान से देखिएगा इस प्रूफ को, यहाँ से क्या किया है मैंने, प्रॉपर तरीके से देखिएगा। मैंने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को के आपकी सुविधा के लिए मान लिया है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है आपका 16, शायद सेकंड लास्ट है, जो भी नंबर हो आप देख लीजिएगा, 17 हो सकता है। 4.5 एक्सरसाइज में जब देखिएगा उसको, इस टॉपिक को, इस फॉर्मूले को पढ़ने वाला सवाल को एक बार देखिएगा। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं यहां तक। अब मैं आता हूं अगला, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। द डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा n-1 पर स्क्वायर है, मतलब जो भी नंबर आपने ऊपर लिखा उस पर स्क्वायर आएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर दूं। मान लीजिए कोई आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए दे देता है, मान लीजिए 5, ठीक है, और उसका ऑर्डर दे दिया मान लीजिए आपको 3, ये दे दिया, और आपसे कोई कहे कि भैया आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट निकालना है, तो क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर, मतलब 5। n कितना है बेटे? 3 - 1 का स्क्वायर यानी 5, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और 5 की पावर 4 कितना होता है? 625। तो ये इसका रिजल्ट होगा। तो कैसे इस्तेमाल करना है सबको समझ में आ गया? देखो बेटा इसके आगे जितने भी फॉर्मूले के प्रूफ हैं वो सब मैं आपको जब मैं रेगुलर क्लास शुरू करूंगा वहां बताऊंगा। जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी हमारी थ्योरम्स हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन थ्योरम्स हैं, बहुत बेहतरीन प्रूफ हैं इन सारे सवालों के। मजा आएगा जब इसकी क्लास होगी। फिलहाल आप लोगों को मैं ये फॉर्मूला ताकि आप लोग वर्कशीट्स कर सकें, एनसीईआरटी कर सकें, उसके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की तरफ। एडजॉइंट ऑफ के टाइम्स तक हो, जैसे यहाँ 2 टाइम्स था तो कितनी पावर आ गई थी? 2। तो अगर के टाइम्स होगा तो कितनी पावर आ जाएगी? के आ जाएगी। कैसे आएगी इसका भी एक बहुत अच्छा था प्रूफ है, बताएंगे फर्दर आगे। एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए इस फॉर्मूले में अंतर समझिएगा। इसमें डिटरमिनेंट लग रहा है, इसमें डिटरमिनेंट नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पर मैट्रिक्स है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। दोनों के बीच का अंतर समझ में आ गया? यहाँ डिटरमिनेंट है और यहाँ डिटरमिनेंट नहीं है, इस बात को अंतर समझिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 8, एडजॉइंट ऑफ के इंटू ए, के यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, के इंटू ए इक्वल्स टू के टू द पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। के यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है कोई भी। अगला ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करे तो हमेशा वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल आता है। प्रॉपर्टी काम आएगी आपके बहुत ज्यादा। प्रॉपर्टी नंबर 10, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी हमेशा इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, करेक्ट। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए डैश, एडजॉइंट ऑफ ए का डैश इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए का होल डैश, यानी पहले ट्रांसपोज करें फिर एडजॉइंट निकालें, या फिर पहले एडजॉइंट निकाल लें फिर ट्रांसपोज करें, इक्वल आएगा। तो बेटे बहुत 11 जो प्रॉपर्टीज हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अच्छी तरह से बोर्ड पर पढ़ लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, आराम से रोककर वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बहुत कम आएंगी। हालांकि मैंने नोट्स में लिखी हैं, बट फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार प्रॉपर्टीज को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। कोई डाउट हो मुझसे पूछ लीजिए।